नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है भारतीय संविधान अधिनियम 1872। काफ़ी सारे हमारे ई व्याख्यान इस अधिनियम पर हो चुके हैं और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके साथ जिन धाराओं की चर्चा करेंगे वह है धारा 14 और 15, सेक्शन 14 एंड 15। तो आइए देखते हैं कि धारा 14 या सेक्शन 14 क्या कहता है। धारा 14 सेक्शन 14 स्वतंत्र सम्मति या फ्री कंसेंट। यहाँ सेक्शन 14 में हम बात कर रहे हैं ऐसी सम्मति की जो फ्री हो या स्वतंत्र हो, स्वतंत्र सम्मति या फ्री कंसेंट। तो इस टाइटल से जाहिर हो रहा है कि जो सम्मति है या कंसेंट है वह कैसी होनी चाहिए, वह फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब सम्मति दो तरह की हो गई, एक ऐसी सम्मति जो किसी दबाव में हो, ऐसी कंसेंट जो कंपल्शन में हो, और एक ऐसी कंसेंट जो बिल्कुल फ्री हो या स्वतंत्र हो। तो देखते हैं धारा 10, ये जो कंसेप्ट आया है, जो संकल्पना आई है स्वतंत्र सम्मति की, वो धारा 10 से आई है। धारा 10 क्या कहती है? विधि मान्य संविदा हेतु पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी धारा 14 का जो मुख्य उद्गम है वो धारा 10 है। क्या कह रही है धारा 10? विधि मान्य संविदा हेतु पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी अगर सहमति स्वतंत्र नहीं हुई तो ये जो संविदा है वो विधि मान्य संविदा नहीं बन पाएगी। देखते हैं आगे। अब धारा 13 क्या कह रही है? दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जबकि वह किसी एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। यहाँ सम्मति के बारे में बताया गया, कंसेंट के बारे में बताया गया कि सम्मति या कंसेंट क्या है। तो धारा 13 सेक्शन 13 इस बारे में बता रहा है सहमति क्या है, कि दो या अधिक व्यक्ति। दो या अधिक व्यक्ति क्यों? दो ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी करार या संविदा है उसमें न्यूनतम दो पक्षकार होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर शब्द आया दो या अधिक व्यक्ति। दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं, यानी उनमें यूनानिमिटी आनी चाहिए, सम्मति आनी चाहिए एक ही बात पर, वे किसी एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ एक ही बात, यानी जो उनका बातचीत का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो एक ही होना चाहिए और एक ही भाव से सहमत हो। यानी दोनों का सोचने का तरीका भी एक ही होना चाहिए। यानी अगर विषय वस्तु वही है और सोचने का तरीका अलग अलग है, भाव अलग अलग है, तो वो सम्मति या कंसेंट नहीं कहलाएगी। तो दो चीजें होनी चाहिए, क्या? एक ही बात पर एक ही भाव से, एक ही बात पर एक ही भाव से सम्मति होनी चाहिए। कितने लोगों में? दो या अधिक व्यक्तियों में। इसके बाद हम देखते हैं धारा 14 क्या कहती है। धारा 14 में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि सम्मति कब कब स्वतंत्र सम्मति कहलाएगी। तो इस बारे में कहा गया है परपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन व भूल, इन सब के नहीं होने पर ही कोई सम्मति स्वतंत्र सम्मति कहलाएगी। एक बार वापस देखते हैं। परपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल, ये सब कारक अगर मौजूद नहीं होंगे सम्मति के साथ, तभी सम्मति स्वतंत्र सम्मति कहलाएगी। अब ये तो बात हुई धारा 14 की, कि धारा 14 में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और सम्मति के बारे में हमने पढ़ा कि कंसेंट क्या है, जिसमें सेक्शन 13 बता रहा है एक ही भाव पर, एक ही बात पर एक ही भाव से सहमति। अब हम देखते हैं सेक्शन 15, परपीड़न या कोअर्शन। सेक्शन 15 परपीड़न या कोअर्शन। अब इसमें दो बिंदु हैं जिससे कोअर्शन को या परपीड़न को समझाया गया है। पहला,
कार्य जो आईपीसी द्वारा निषिद्ध है, कार्य जो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, यानी कोई ऐसा कृत्य जो आईपीसी में निषिद्ध है या जिस कृत्य के लिए मनाही की गई है वह कृत्य नहीं होना चाहिए। अगर वह कृत्य हुआ तो ये परपीड़न की श्रेणी में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं। बंदूक या चाकू की नोक पर सहमति लेना। अब हमने पढ़ा सम्मति या कंसेंट, तो कंसेंट हमने देखा कि स्वतंत्र होने चाहिए। इसका मतलब कंसेंट ऐसी भी हो सकती है जो स्वतंत्र ना हो, तो उसकी पुष्टि ये परपीड़न कर रहा है। मान लीजिए चाकू या बंदूक की नोक पर सहमति लेना। ए बी की कनपट्टी पे एक बंदूक रखता है और कहता है बी को कि आपका भवन मेरे नाम पर अंकित करवा दो। अब बी इस परपीड़न के वशीभूत होकर उस भय से कि अगर मैंने ये कृत्य नहीं किया तो हो सकता है ये मेरा वध कर दे या मुझे गोली मार दे, तो अगर वो सहमति दे भी देता है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं हो पाएगी और धारा 10 की परिपालना नहीं हो पाएगी। तो बंदूक या चाकू की नोक पर सहमति लेना, अगर ऐसी कोई सहमति ली गई है तो वह परपीड़न की श्रेणी में आ जाएगी और हमारी जो धारा 13 की जो सम्मति है उस सम्मति को पूर्ण नहीं होने देगी, क्योंकि धारा 14 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगला उदाहरण, झूठे दावे का आरोप लगाकर संपत्ति लेने का करार। मान लीजिए ए बी की कोई संपत्ति लेना चाहता है और बी उसके लिए राजी नहीं है कि वह उसको अंतरित करे, तो ए बी के विरुद्ध एक झूठा दावा या फर्जी केस दायर करता है और उसे ये कहता है बी को कि अगर आपने मुझे अमुक संपत्ति मेरे नाम अंतरित नहीं की तो मैं इस दावे को आगे बढ़ाऊंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो अगर इस तरह के कृत्य से परेशान होकर या दबाव में आकर बी ए को वह अमुक संपत्ति अंतरित कर देता है तो ए तो कहेगा कि ये सम्मति है, लेकिन बी ये साबित कर सकेगा कि ये सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं थी, तो ये परपीड़न की श्रेणी में सम्मिलित होकर स्वतंत्र सम्मति को बनने से रोकेगा। अब हम अगला बिंदु देखते हैं। अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोककर या रोकने की धमकी देकर। ये दोनों या में है, यहाँ या तो एक या दूसरा, ये जो दोनों बिंदु हैं ये अथवा है। तो दूसरा बिंदु क्या है? अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोककर या रोकने की धमकी देकर। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को रोकता है अवैध रूप से या रोकने की धमकी देता है और उस धमकी से किसी संपत्ति को अंतरित करवाने की या कोई संविदा करवाने की बात करता है, तो ऐसी धमकी के कारण ये जो सम्मति होगी वह स्वतंत्र सम्मति नहीं होगी। देखते हैं इसमें क्या है। उदाहरण आया, ठेकेदार का भुगतान रोककर यह करार करवाना कि वह दरों में बढ़ोतरी की मांग नहीं करेगा। मान लीजिए किसी संस्था ने या किसी विभाग ने या किसी निजी व्यक्ति ने अपना एक कोई कार्य किसी ठेकेदार के माध्यम से करवाया है और ठेकेदार का किसी किए गए कार्य के बाद कोई भुगतान शेष हो, तो वह भुगतान उसको न देकर ये करार करवा लेता है कि आगामी कार्य हेतु वह अपनी दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा और उसके बाद उस भुगतान को करता है। तो जो ऐसा करार किया गया है वह करार किस श्रेणी में आ जाएगा? परपीड़न की श्रेणी में आ जाएगा, कोर्शन की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हुई है अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोककर या रोकने की धमकी देकर। अगर ठेकेदार ऐसा करार नहीं करता है तो जो उसका भुगतान है वो नहीं किया जाएगा। चूंकि उस ठेकेदार को भुगतान प्राप्त करना है तो उसे ऐसा करार करना ही पड़ेगा जो दरों में वृद्धि को रोकता है या दरों में वृद्धि की मांग को रोकता है। तो इस प्रकार आपने देखा
कि यहाँ परपीड़न में दो बिंदु हैं। पहला, जो ऐसा कार्य जो आईपीसी द्वारा निषिद्ध हो, भारतीय दंड संहिता में जो मना हो, और दूसरा अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोककर या रोकने की धमकी देकर। इस प्रकार अगर हम एक बार संक्षिप्त वापस देखें तो हमने धारा 14 और 15 के बारे में आपके साथ चर्चा की है। धारा 14 हमने देखी स्वतंत्र सम्मति या फ्री कंसेंट। कंसेंट कैसी? फ्री, दबाव में नहीं होनी चाहिए सहमति, बिल्कुल फ्री। यहां हमने देखा धारा 10 कह रही है कि विधि मान्य संविदा हेतु पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा धारा 13 क्या कहती है, ये सम्मति के बारे में बताती कि एक ही बात पर एक ही भाव से सहमति होना अनिवार्य है, जिसको हम यूनानिमिटी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद में हमने देखा कि धारा 14 में क्या था। धारा 14 में एक आ गया कि परपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यपदेशन और भूल नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो सम्मति स्वतंत्र सम्मति की श्रेणी में आएगी। इसके बाद हमने देखा धारा 15 परपीड़न या कोर्शन। इसमें हमने दो बिंदुओं पर चर्चा की। पहला, कार्य जो आईपीसी द्वारा निषिद्ध है, एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। अगर आईपीसी में किसी काम को करने की रोक है और उस काम को करवा के कोई करार करवाया गया है तो वह परपीड़न की श्रेणी में आएगा। जैसे हमने देखा कि बंदूक की नोक पर या चाकू की नोक पर किसी संविदा के लिए सहमति लेना, तो ऐसी जो सहमति होगी वो स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। और उसके बाद अगला बिंदु था अवैध रूप से किसी संपत्ति को रोककर या रोकने की धमकी देकर। उदाहरण लिया हमने, ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया यह कहकर कि जब तक आप मुझे भविष्य में दरों की वृद्धि की मांग को लेकर एक पत्र लिखकर सहमति नहीं देते कि मैं भविष्य में दरों की मांग वृद्धि की मांग नहीं करूंगा। तो इस तरह का अगर कोई करार होता है तो वह करार भी परपीड़न के कारण शून्य होगा। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः अगले व्याख्यान में भेंट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।